अस्सलामुअलैकुम। तो भाई ज़िंदगी जो है वो और आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं आज आपके साथ जो है वो क्लास 10th न्यू फिज़िक्स बुक का जो गेस्ट पेपर है वो शेयर करूंगा और 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जिसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं। हर घंटे में 200-300 से ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं हर घंटे के हिसाब से। तो देखें भाई, जिन बच्चों को गेस्ट पेपर चाहिए, जिन बच्चों को जो है वो मॉडल पेपर चाहिए, या जिन बच्चों को जो है वो नोट्स चाहिए, बेसिकली फ़ीस जो है वो गेस्ट पेपर की है और नोट्स की है, ठीक है, मॉडल पेपर की कोई फ़ीस नहीं है। तो जिन बच्चों को भी गेस्ट पेपर या नोट्स चाहिए तो वो फ़ीस पे कर दें। गेस्ट पेपर की फ़ीस सिर्फ 200 है तमाम सब्जेक्ट की, और जो नोट्स हैं उनकी फ़ीस है 500 तमाम सब्जेक्ट की। तो वो फ़ीस पे कर हमें बता दें, हम सेंड कर देंगे। क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो रिप्लाई देने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट फ़ीस पे कर हमें बता दें, हम सेंड कर देंगे। आपने देखा है कि हम इतने साल से आप लोगों के लिए इस चैनल को रन कर रहे हैं और चीज़ें आपको सेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को हम पर भरोसा है। तो उसी भरोसे को आगे लेकर चलिए, उसी लेगेसी को आगे कंटिन्यू कीजिए और फ़ीस पे कर दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे। क्योंकि बहुत से मैसेजेस ऐसे आते हैं कि पहले वो गेस्ट पेपर का पूछते हैं या नोट्स का पूछते हैं, उसके बाद फ़ीस पे करते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस स्क्रीनशॉट दे देना, इंशाल्लाह फ़ौरन आपको हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। और लेट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखें, मैं आप लोगों के लिए ये गेस्ट पेपर्स जो है वो बना रहा होता हूँ, इसको जो है वो निकाल रहा होता हूँ, और दूसरे जो है वो मटेरियल्स बनवा रहा होता हूँ, काम चेक कर रहा होता हूँ दूसरे लोगों का, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है। तो चलो आप इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो भाई, मैं यहाँ पर आपको ऐसे 10 चैप्टर बताऊँगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिससे जो है आपका मतलब 5 ऐसे चैप्टर बताऊँगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका पेपर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। देखो भाई, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं नहीं लगवा रहा हूँ उसको, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सामने आ जाता हूँ कि जनरल वेव प्रॉपर्टी वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो बच्चे इससे लॉन्ग याद कर रहे हैं वो 1-2 से ज़्यादा लॉन्ग याद ना करना, शॉर्ट इससे आ जाएंगे, शॉर्ट डेफिनेशन इससे आएंगी काफ़ी। आपको पता है हर सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है, तो इम्पॉर्टेंट वो होता है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा मैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ चल रहे होंगे, वो भी बता दूंगा, तो देखते जाना। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट है। MCQs आपने वही एज इट इज़ आप लोग जानते हो, लेगेसी है हमारी, आपने MCQs 10 आउट ऑफ 10 निकालने हैं, ठीक है। MCQs 10 के 10 पूरे करने हैं और आपके सामने MCQs मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। देखो भाई, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इसमें 8 गिवन हैं, लेकिन 8 आपने नहीं करने, सिर्फ आपने 4 कर लेने हैं, ठीक है, 4 कर लेने हैं। शॉर्ट आपने इसमें से सिर्फ 4 कर लेने हैं, और वो 4 मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाएं, ठीक है। अच्छा, डिफाइन द टर्म ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसी के साथ साथ मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ट्रांसफर वेव पढ़ रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ रहे हो, तो मैकेनिकल वेव भी पढ़ लेना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और डिफरेंसेस कर लोगे तो बेस्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और जो है वो आपके पास मैकेनिकल वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव, इन दोनों के डिफरेंसेस कर लेना। न्यूमेरिकल के लिए मैं सिर्फ n लिखूंगा क्योंकि हमारे पास जगह यहाँ कम है। गेस्ट पेपर में न्यूमेरिकल आपको 5 गिवन है। अच्छा, पहले मैं आपको यहाँ पर पूरे शॉर्ट तो एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाएंगे, ठीक है। तो पहला आपके पास हो गया। अच्छा, दूसरा जो आपके पास सवाल है वो है ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ वेव स्पीड। इस सवाल के आने के 70 to 80% चांस है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई भी बच्चा इस सवाल को ना छोड़े, और इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो ज़रूर करे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही एक छोटी सी डेरिवेशन थी। तो 2 सवाल हो गए आपके। अच्छा, रिपल टैंक चांसेस हैं लेकिन कम है। अच्छा, वेव फ्रंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट है, इसको कर लेना, ठीक है, वेव फ्रंट। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी डेफिनेशन पढ़ लेना। फिर बोल रहा हूँ कि ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं ये या पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशंस देख लेना, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी भी डेफिनेशंस को देख लेना, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही ये डेफिनेशन डिफाइन हुई हैं। तो 4 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द वेव फ्रंट, और आप चाहो तो व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ
डायफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव, अपने पास से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया था कि रिफ्लेक्शन में वेव जो है वो टकरा कर वापस आती है, रिफ्रैक्शन में पेनिट्रेट करती है, तो इसको देख लेना, ठीक है। 4 सवाल बताए हैं, फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और ये जो मैंने कहा था ना, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफरेंस है, इसको आप पढ़ना ज़रूर, याद नहीं कर रहे हो तो पढ़ लेना, ताकि कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं तो आप लिख लो। अच्छा, वैसे तो मैंने पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको समझाए हैं, याद कुछ नहीं करवाया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको इसमें से 2 बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा इसीलिए। अच्छा, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है आपके पास वो है पेंडुलम वाला ही, क्योंकि पेंडुलम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर ये चैप्टर अधूरा है। वेव की जब भी बात होती है तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव और पेंडुलम, इसको जिक्र ना करें तो फिर ये काम अधूरा हो जाता है। तो ये वाला जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपने ज़रूर करना है, पेंडुलम क्लॉक विथ अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग, ये कर लेना, इसको मैंने समझा दिया है। अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल की वीडियो आपको मिले तो आप लिखना चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स बाय एमई इंग्लिश सेंटर, तो वीडियो मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में, यानी जो लास्ट पार्ट है उसमें मैंने तमाम न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो वहाँ से आप न्यूमेरिकल समझ लेना, ठीक है। तरीक़ेकार मैं बताता जाऊँगा हर चैप्टर के, तो वो उसको नोट डाउन करते रहना। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। मैंने कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन में इससे नहीं दूंगा, तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेगेसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं करना। बाकी ये इसका जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ गया। MCQs 10 करने, शॉर्ट 4 करने, न्यूमेरिकल 2 करने, लॉन्ग 1 करना है। अच्छा, अब आ जाओ साउंड वाले चैप्टर पर। तो देखो, साउंड वाला चैप्टर जो है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साउंड वाला जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके पेपर में आने के, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखो इससे पहले भी जो पेपर आते थे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नज़र आते थे, तो इधर भी इसको आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। MCQs आपको प्रिपेयर करने होंगे 10, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएंगे MCQs, कोई आपको ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होगी इसके MCQs करने में। अच्छा, अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चंस पर। तो शॉर्ट आपको करने हैं इसमें से 5, ठीक है। 5 बेशक ज़्यादा हैं, लेकिन 5 तो करने पड़ेंगे बेटा। तो 5 अब कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। अच्छा, हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे पैदा होता है, इसका जवाब मैंने बता दिया था आप लोगों को, और इसका जवाब मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। कि साउंड आप जब किसी चीज़ पे हिट करते हो तो साउंड पैदा होता है, आप जब किसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हो तो साउंड पैदा होता है। बहुत सारी तरीक़ेकार हैं। अच्छा, डिफरेंसेस आ सकते हैं म्यूज़िकल एंड साउंड एंड नॉइस में, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को वो आप अपने पास से भी लिख सकते हो, आपको पता है कौन सी चीज़ें म्यूज़िक में आती हैं और कौन सी चीज़ें नॉइस में आती हैं, ठीक है, तो वो आप जानते हो। अच्छा, डिफाइन द क्वालिटी ऑफ टिम्बर ऑफ द साउंड, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, जो कि जिस फैक्टर पे साउंड डिपेंड करता है, ये आपने करना है। उसके बाद ई को डिफाइन करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन याद नहीं करना, अगर याद है तो समझ के अपने पास से लिख लेना। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड, और इसके बाद ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रोज़मर्रा में भी इसको देखने के लिए मिलता है। तो आपके क्वेश्चन कौन से हो गए, आपका क्वेश्चन 1 हो गया, आपका क्वेश्चन 3 हो गया, आपका क्वेश्चन 6 हो गया और 4 हो गया। आप एक और क्वेश्चन देख लो, हाउ इज़ अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथ साथ चाहो तो क्वेश्चन को लिखते जाओ, ताकि आपके पास एक गैस पेपर खुद भी बन जाए कि मैंने ये क्वेश्चंस नहीं किए, ये कर लिए, ये कर लिए, तो आसान हो जाएगा। और याद रखना, सैटरडे को आपका पेपर है, 20 तारीख को पेपर है। अच्छा, मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा वीडियो के वक्त मिडल में, तो आपने उसको ज़रूर देखना है ताकि आपके अच्छे नंबर फिज़िक्स में आए। फ़िज़िक्स को प्रिपेयर करने का, यानी फ़िज़िक्स के पेपर को प्रिपेयर करने के टेक्निक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू मैथ, ठीक है। तो ये मैथ जैसा नहीं है, थोड़ा सा मैथ से अलग होता है ये सब्जेक्ट, तो आपको इसको अलग तरीके से प्रिपेयर करना होता है। और हाँ, न्यूमेरिकल मत छोड़ना, क्योंकि 5 से 6 न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे पेपर में, तो न्यूमेरिकल छोड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तमाम शॉर्ट कर भी लोगे तो भी 1-2 न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे लॉन्ग शॉर्ट पूरे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ यहाँ।
हाँ, अब आपके पास आ गए हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इसमें से आप 3 करना, क्योंकि मैंने कहा उसी वक्त ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी आएगा आपके पास। मैं न्यूमेरिकल के नंबर बता रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल छोड़ देना, अ शिप यूज अल्ट्रासोनिक पल्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन, दूसरा हो गया। जब वॉर होते हैं तो जब कोई वॉर हो रही होती है ना, तो कोई इंसान समंदर में जाके नहीं देखता कि सबमरीन कहाँ पर है। अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ी जाती हैं, जिससे पता चलता है कि आपके पास सबमरीन किस तरफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये सेम ही है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, लेकिन इसमें वैल्यूज़ डिफरेंस है, ठीक है, वैल्यूज़ का डिफरेंस। अच्छा, अ पर्सन हैज़ एन ऑडिएबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। किलो हर्ट्ज़ यानी 1000, 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक उसकी एक रेंज है सुनने की। तो ये 3 न्यूमेरिकल आपने करना है, न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 और 4 यू कैन स्किप, ठीक है। अच्छा, बाकी ये हो गया। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन पर, ठीक है। मैंने लॉन्ग पहले चैप्टर से तो नहीं बताए थे, इस चैप्टर से लॉन्ग है आपके पास 2 क्वेश्चन है लॉन्ग, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसमें से 2 हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है, और 2 बोले हैं मैंने न्यूमेरिकल, हाँ 2 लॉन्ग बोले हैं तो 2 लॉन्ग है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके पेपर में आ जाने के। अच्छा, ड्राइव द स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट। अच्छा, ड्राइव द स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला यानी जो आपके पास फार्मूला ऑफ स्पीड है ना, उसको आपने ड्राइव करना है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन कुछ ऊपर जैसी ही होगी, तो ऊपर जैसे मैंने बताया था, तो ये करना है और साथ ही साथ इसे एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। इस फार्मूले को एक्सप्लेन करना है, साउंड को एक्सप्लेन आपने करना है। थोड़ा सा बच्चों को शायद मुश्किल लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये आप कर लोगे, इसीलिए इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हो ना लॉन्ग का, तो बेसिकली 3-4 शॉर्ट उसमें से आपके बन ही जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लॉन्ग बोला है वो लॉन्ग ही आएगा, वो लॉन्ग शॉर्ट में भी आ सकता है और शॉर्ट लॉन्ग में भी पार्ट्स बनकर आ सकते हैं। तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपलसरी चीज़ है कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कर लोगे आप, ठीक है। तो सी को लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। अच्छा, तो अब आ जाओ हम करते हैं अपने आगे के चैप्टर करते हैं। तो मार्कर में उठा लेता हूँ, मार्कर हमारा जो है वो गिर गया है। अच्छा, अब आ जाओ हम करते हैं चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आने के, बहुत ज़्यादा। आई थिंक इससे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे पता है इससे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसकी इंक जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट लिख रही है। तो मैं ब्लैक ही यूज़ करता हूँ। आई थिंक गिर गया, इसको फिर उठाना पड़ेगा। आज लगता है सारा टाइम मार्कर उठाने में ही आएगा। चलो आ जाओ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आई होप नज़र आ रहा हो आपको, लेकिन नहीं नज़र आ रहा तो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ मेंशन कर दिया है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें जिसके अंदर हमने जो है वो रेंज ऑफ कलर को स्टडी किया था और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, लाइट का बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। हाँ, तो यहाँ पर करना, यहाँ पर डेफिनेशन कर लेना। मैं मतलब आपको कह तो नहीं रहा कि आप ये वाला सवाल करना ही करना, लेकिन पढ़ लेना। डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज़ वही 10 आउट ऑफ 10 करने, पहले एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं फिर शॉर्ट पर आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ गए आपके पास शॉर्ट, जो कि आपने 4 ही करने, ज़्यादा नहीं करने, ठीक है, सिर्फ 4 शॉर्ट। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। आप डिफाइन भी कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आप दे सकते हो। लिस्ट मेन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होती जाए तो कौन कौन सी वेव्स बनती रहती हैं, आपने बताना है। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी, आपको पता है ये बात अच्छी तरीके से। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि V = F लैम्डा होता है ना, तो यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। अच्छा, एक्सरे आर यूज टू डिटेक्ट क्रैक इन मेटल, एक्सप्लेन हाउ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ गामा रे यूज इन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमेजिनिंग या मेडिकल फील्ड। तो ये 4 क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सप्लेन फ्लोरेसेंस, ये भी पढ़ लेना, याद नहीं करना, पढ़ लेना, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिज़िक्स में भी देखने के लिए मिलता है, कंप्यूटर में भी देखने के लिए मिलता है, इधर भी मौजूद है ये टॉपिक, तो उधर भी कर लेंगे, इसको यहाँ से नहीं करते हैं, ठीक है, उसको वहीं पे करते हैं जहाँ पर ये बेसिक है। यहाँ पर असल में ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट इस्तेमाल होती है, तो इसीलिए उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ऑप्टिकल फाइबर को। और ऑप्टिकल फाइबर की लाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर की डेटा ट्रांसफ़र करने की जो कैपेबिलिटी है या जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ समझाया जा रहा है इन दो में, ठीक है। तो ये कर लोगे ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। न्यूमेरिकल हर चैप्टर में नहीं है, तो मैं आगे के चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें है ही नहीं, उसमें आप इंजॉय करो। अच्छा, अब आ जाओ न्यूमेरिकल के ऊपर। अच्छा, रूबी लेज़र वाला न्यूमेरिकल करना है, इससे आप 2 न्यूमेरिकल कर लेना क्योंकि मुश्किल हो जाएगी फिर आपको ज़्यादा बताऊंगा ना, इसलिए। तो इससे आप 2 न्यूमेरिकल कर लेना। रूबी लेज़र इमेट द बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, ये कर लेना। लेकिन याद रखना नैनोमीटर को नैनोमीटर में नहीं रखना, मीटर में रखना। तो नैनो आपको पता है इसका फैक्टर होता है 1/10⁹ और अगर उसमें देख रहे हो, ऊपर ले जाके देख रहे हो तो 10⁻⁹ होता है। तो इसको ज़रा सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास ये वेवलेंथ वाला, अगर ऊपर वाला सवाल कर लोगे तो ये वाला तो चौथा सवाल हो ही जाएगा आपके पास। अच्छा, डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये 2 न्यूमेरिकल कर लोगे ना, इसमें जो बाकी न्यूमेरिकल गिवन है वो हो जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि जो इसमें क्वेश्चंस गिवन है सिर्फ वही करके जाओगे, जो मैं मज़ीद भी इसमें गिवन कर चुका हूँ पहले, मतलब जो दे चुका हूँ, तो वो भी आप इसमें से देखकर कर सकते हो जो कि आपके पास चलना है, ठीक है। ख़ास तौर पे मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और वो ये छोड़ चुके हैं, तो वो ये कर लें, और वो बच्चे जिन्होंने तैयारी अभी तक की नहीं है लेकिन वो चाह रहे हैं करना, तो वो इन्हें ज़रूर कर लें, ठीक है। समझ लेना, याद नहीं करना हो सके तो। अच्छा, लॉन्ग पर आ जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस तो बहुत कम है कि आएँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ़ाइन करने के लिए आ जाए और उसके यूजेस बहुत कम है आएँ। ब्रीफली एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ भी दोनों न्यूमेरिकल, 2 आपको लॉन्ग निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, हाउ इंट्रोडर अलार्म हेल्प सिक्योरिटी पर्सनल विजुअलाइज द थर्मल इमेजेस, तो ये कर लेना। 2 सवाल हैं ये, बेशक आपको लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हार्ड है या आसान, वो नहीं आ सकता, लेकिन ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद हम करेंगे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये है ही सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने एक साथ लिखे हुए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कितना ज़्यादा इन चैप्टर की इंपॉर्टेंस है फिज़िक्स के अंदर, अधूरी है फिज़िक्स इन चैप्टर के बगैर, ठीक है। तो ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। MCQs तो भाई वही 10 करने हैं भाई, कोई रियायत नहीं है, कोई रियायत नहीं मिलेगी, 10 के 10 MCQs आपने करके तैयार करके हमें देना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपके पास चैप्टर नंबर 13 है, तो हम अब तक 3 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, 14वें चैप्टर पे चलना है, ठीक है। अच्छा, MCQs पूरे कर लोगे तो आसान हो जाएगी ज़िंदगी। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इससे आपको 5 शॉट निकालने हैं, 5 शॉट निकालने हैं, चलो 4 कर लो। मैंने जानबूझ के एक ज़्यादा बताया था ताकि आप लोगों को ना थोड़ा आसानी हो जाए, न्यूमेरिकल बताता हूँ, ठीक है। तो 5 शॉट इसमें से नहीं निकालने, 4 शॉट निकाल लो। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ द लेंस याद कर रहे हो, बट लेंस समझ रहे हो तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों समझना, और मिरर भी समझ लेना, ठीक है। तो व्हाट इज़ द लेंस, ये आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक आपका 3 हो गया। अच्छा, डिस्क्राइब द पावर ऑफ द लेंस, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन मुझे लग रहा है शायद नहीं आएगा इसलिए, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म यूज इन रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके पास एक और जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द ग्लास प्रिज्म, अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी ये बात, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 हो गए।
एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेना इसमें, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लेना, ठीक है, समझ लेना, और लेंस फार्मूला ज़रूर याद रखना, उसी से आगे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल इसमें से तीन न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसमें आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, ये वाला जो सबसे पहले न्यूमेरिकल है ना, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज़ 2.42, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद आपके पास कॉन्वेक्स मिरर वाला, ये इंपॉर्टेंट है, यानी न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, और हाँ न्यूमेरिकल नंबर 2 भी है, वो भी बता देता हूँ। अ बॉय इज स्टैंडिंग 2.500 मीटर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 4। ये तीन न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आ जाएगा या दो भी आ सकते हैं, उम्मीद तो एक ही के आने की है, लेकिन दो के बहुत कम चांसेस है। अच्छा, इससे लॉन्ग भी आएगा आपका, लॉन्ग में बता देता हूँ कितने करने हैं। लॉन्ग इससे दो इंपॉर्टेंट हैं, देखो बुरा मत मानना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। एक्सप्लेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ फार्मूला, इसका फार्मूला भी है, ड्राइव नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला लिख के एक्सप्लेन करना है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों की एक्सप्लेन करनी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर मैं वहाँ घर पर आकर अगर मैं आपको घर पर आके पढ़ा रहा होता तो वहाँ आके लिखवाता, बेटा ये नहीं छोड़ के जाना वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो ज़िंदगी आसान करो, मुश्किल नहीं करो भाई, ठीक है। अच्छा, ज़िंदगी मुश्किल करने के लिए और है ना, और लोग तो हैं, तो हम तो अपनी ज़िंदगी खुद आसान करें। अच्छा, अब आ जाओ भाई, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें से आपको एक चैप्टर ज़्यादा, दो चैप्टर मुझे आपको और बताने हैं इसमें इंपॉर्टेंट, तो वो मैं बताऊंगा। मुझे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को सिर्फ इंपॉर्टेंट बताकर आपको लेके आगे जाना होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिज़िक्स में ना बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है, फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, केमिस्ट्री में बहुत कम कंटेंट है, लेकिन फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट है आपके पास। तो मैट्रिक वालों को मुझे लग रहा है फिजिशियस बनाया जाएगा, फिजिशियस बना दिया जाएगा आपको, है ना। तो MCQs आपने 10 करने, कोई रियायत नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। इसमें बहुत छोटे छोटे से MCQs हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन आप लोगों के लिए शायद ज़्यादा नहीं आए, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे से MCQs हैं। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, शॉर्ट सिर्फ 3 कर लेना, ठीक है, शॉर्ट सिर्फ 3 कर लेना। वो 3 सुनते जाओ कौन कौन से हैं। हाँ, कूलम्स लॉ इसी में है, हाँ कूलम्स लॉ इसी में, और वो लॉन्ग में है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला देखो कौन सा करना है आपने, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखना, एक चीज़ नहीं है। डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे आपको आगे और भी कराने हैं, तो बस सही है यही कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल कौन सा करोगे, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कूलम्स लॉ लॉन्ग में है तो टेंशन नहीं लेना, वो मैं वहाँ बता दूंगा अभी आपको। अच्छा, उसके बाद आप करना क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाना, डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, तो ये तो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ख़त्म समझ ही नहीं आएगा कभी भी, अगर ये आपने नहीं करे होंगे। न्यूमेरिकल आप सिर्फ और सिर्फ 2 कर लेना, ठीक है। तो देखो ये कम बता रहा हूँ, इससे मैं चीज़ें कम बता रहा हूँ, लॉन्ग सिर्फ 1 बताऊँगा तो मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, एक न्यूमेरिकल आपने करना है कैपेसिटर वाला, ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपने करना है कैपेसिटर्स वाला, और एक न्यूमेरिकल आपने करना है चार्ज वाला, ठीक है, एक न्यूमेरिकल चार्ज वाला, एक न्यूमेरिकल कैपेसिटर वाला। तो एक न्यूमेरिकल आपने करना है न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है, हाँ, एक न्यूमेरिकल आपने करना है न्यूमेरिकल नंबर 4, और चार्ज वाला कूलम्स लॉ वाला भी कर लो, तो एक न्यूमेरिकल नंबर आप 5 कर लेना, ठीक है। इसमें एक कैपेसिटर्स वाला भी था, सीरीज़ कैपेसिटर्स और पैरेलल कैपेसिटर, वो भी कर लेना, वो बुक में गिवन है आपको, ठीक है। तो ये 2 न्यूमेरिकल आपके प्रिपेयर होने चाहिए, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, आसानी रहेगी। लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाओ, सिर्फ 1 कर लो, ठीक है। जब भी मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहा, इंपॉर्टेंट कहा, क्योंकि इससे मैंने आपको कम बताना है। बस आप कर लेना एक्सप्लेन कूलम लॉ एंड ड्राइव इट्स फार्मूला ज़रूर ड्राइव करना इसका, वरना कुछ नंबर नहीं मिलेंगे, बहुत आसान फार्मूला है। आपने देखी होगी एक मीम भी बहुत ज़्यादा वायरल है कि मिस्टर बीन का
जो आता था सीरियल, उसके अंदर था कि पेपर दे रहे थे ना, मिस्टर बीन पेपर लिख रहा था, तो बराबर में एक और पेपर लिख रहा था, तो मिस्टर बीन को कूलम लॉ बना दिया था क्योंकि मिस्टर बीन चीटिंग कर रहा था ना, और वो जो था, जो बंदा अपनी मेहनत से लिख रहा था, उसको न्यूटन बना दिया। तो वो मिस्टर बीन यूँ देख देख के लिख रहा है, तो फिर उसको कह दिया कि ये कूलम लॉ है, कि मिस्टर बीन यानी कूलम ने जो है वो न्यूटन का लॉ कॉपी किया है बेसिकली, क्योंकि न्यूटन का लॉ पहले आया था ग्रेविटेशनल का और कूलम का बाद में, तो इसीलिए कॉपी कहा जाता है इसको। तो है भी एक जैसा ही, उधर आपके पास क्या होता है आर स्क्वायर, इधर भी आर स्क्वायर, लेकिन वहाँ पर आपके पास होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और m1 m2 मासेस होते हैं दो ऑब्जेक्ट के, और यहाँ पर आपके पास दो चार्जेस के दो आपके पास चार्ज पार्टिकल का चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो सबके घर में आती है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी सबके घर में आ रही है तो उसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को? क्या पढ़ाएंगे, बेशक भाई, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, ज़िंदगी तो आसान करेंगे ना आपकी अभी, ठीक है। 10 MCQs शॉर्ट। देखो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, तो बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि मुझे आप लोगों को कराना भी होता है और फिर थोड़ा सा टाइम जो है ना आप लोगों को पढ़ाने में जाता है, तो इसलिए रिप्लाई लेट आता है। तो कोई भी बच्चा ये ना समझे कि मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, उसको रिप्लाई पता है कि उसी दिन मिल जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है। तो बच्चों के शिकवे थे मुझसे कि सर लेट हो रहा है रिप्लाई, तो मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को कि क्योंकि देखो भाई लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, तो हज़ारों तो मैसेज कर रहे हैं हमें, तो कोशिश तो ये सबको जवाब दें, लेकिन बस फिर आपको पता है ना थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो जानबूझ के कुछ नहीं लेट कर रहे हैं, बस हो रहा है लेट। अच्छा, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा टिप्स टू स्कोर 100% मार्क्स इन एग्ज़ाम या इन बोर्ड एग्ज़ाम, दोनों में से एक ही है। अच्छा, इसको ना एक काम करो, पहले तो इसको मिटाओ, ये गलत बात लिख दी ना। देखो अब मैं भी थोड़ा सा ना रिलैक्स करता हूँ, मैं भी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी से आया हूँ ना, तो थक जाता हूँ। चलो फिर, ये मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि आप लोग भी मोटिवेट रहो, आप लोग भी पढ़ते रहो, मैं कोई इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप लोग वाह वाह करो, नहीं भाई। अच्छा देखो भाई, मैंने कहा ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चार शॉर्ट, ठीक है, 4 शॉर्ट। शुरू से करता हूँ। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड कंडक्टेंस, चारों की डेफिनेशंस करनी है बस। डिफाइन जब भी लिख देना तो कभी भी एक्सप्लेन नहीं करना। अगर मैं लिखता हूँ ना डिफाइन और कोई बच्चा एक्सप्लेन करता है, मैं उसको नंबर नहीं देता, ये तो गलत बात है सर, आप क्यों नहीं देते, बच्चे ने लिखा है, लेकिन मैंने सवाल में एक्सप्लेन नहीं लिखा था, डेफिनेशन लिखी थी। डेफिनेशन होती है 1-2 लाइन की, वो बच्चा लिख रहा है 1 पेज का जवाब, तो मैं बोलूँगा कि जो मैंने कहा ही नहीं था बेटा आपने वो क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं कहा बिल्डिंग बनाओ, आपने बना दी, तो वो किसके काम की, तो बस इसीलिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो 4 शॉर्ट है ना, ये एक ही शॉर्ट बना है अभी तक, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इसीलिए। अच्छा, एक्सप्लेन जूल्स लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। डीसी वर्क, हाउ डज डीसी यानी एसी इलेक्ट्रिक करंट वर्क, और इसी तरह से आपने हाउ एक्सप्लेन डीसी करंट, ठीक है, एसी करंट डीसी करंट, ये दोनों भी डिफाइन कर देना है आपने, बस इसके अलावा मैं नहीं लगवा रहा, ये बस 4 क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चांसेस से आने के, कि आपने बताना है कि आपके पास जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या होते हैं जब भी आप करंट पे काम कर रहे हो, या आपके घर में जो करंट आ रहा है उससे आप कैसे अपनी लाइफ को सेफ रखोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम बच्चों को पता होगा, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी करा था कि आपने किसी तार को नहीं छूना, आपने गीले हाथों से किसी तार को नहीं छूना, आपने बारिश के अंदर किसी तार को नहीं छूना, आपने जो है वो किसी तार को मुंह से नहीं छीलने की कोशिश करनी, आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने हैं, हाई वोल्टेज से दूर रहना है, सब बता चुका हूँ ना, याद रखना और उसको फिर पेपर में लिख कर आ जाना और दुआओं में याद रखना। भाई सही है, असल चीज़ आप लोगों की दुआएं हैं, वही जो है वो हिम्मत देती हैं काम करने के लिए। इसको मिटा दो यार भाई, इसको नहीं लिखो। चलो अच्छा, अब जो 3 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल कर लो, 3 नहीं करो, 2 कर लो। अच्छा, एक सबसे पहला कर लेना, उसके बाद रेजिस्टेंस का टॉपिक इसी में था ना, हाँ इसी में था रेजिस्टेंस का टॉपिक, क्योंकि मुझे इसमें देखना है ना, मैं देख लेता हूँ रेजिस्टेंस का टॉपिक। अच्छा देखो, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल नंबर 1 कर लेना, ठीक है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम्स रेजिस्टेंस, पहला कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा मुझे कम करवाना होगा क्योंकि आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो रही है ना,
कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप कर लोगे, पीछे वाले से मिलता जुलता है। और अ पोटेंशियल डिफरेंस ये भी आप कर लोगे। हाँ, और फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एक क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 3, ये 2 न्यूमेरिकल आपने करना है। लॉन्ग एक ही कर लो इसमें से, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा तो है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एक कर लो। 2 लॉन्ग बताने थे मैंने आपको, लेकिन मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ ताकि आप बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल ना हो, थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाए, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ ना, छोड़ के मत जाना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग छोड़ के चला जाओ, मतलब वीडियो भी और ये भी, ताकि ऐसा ना हो कि मुश्किल हो जाए। अच्छा, एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड आल्सो ड्राइव बोथ फार्मूलाज। जिस बच्चे ने ये नहीं किया बहुत नुकसान करेगा अपना, इसको कर लेना, ठीक है, लिख लो, कर लेना। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं करो, कोई मसला नहीं है। और इसी तरह ओम्स लॉ, देखो ये, अब देखो मैं थोड़ा सा माजरत ख्वाऊँ, लेकिन इसके 2 सवाल कर लो भाई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक के चांसेस हैं। एक है आपके पास गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये कर लेना ओम्स लॉ। और उसके बाद कर लेना आप क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बताया ना, सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस। इसका एक न्यूमेरिकल भी था, लेकिन वो मैंने इसमें गिवन नहीं किया, बहुत मुश्किल था वो, तो इसलिए। अच्छा, मैं यहाँ बता दूँ कि कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर फिज़िक्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर नहीं हो सकते न्यूमेरिकल, और बेशक आपकी बात सही है, और अलाउ भी नहीं है इस बार, लेकिन उम्मीद है क्या पता अलाउ हो जाए, तो थोड़ा वेट कर जाओ, पता चल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसे सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं लिख सकता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब बस यही था, जिन बच्चों ने ये सब अच्छा मैंने कहा था मैं पहले वो एक्सप्लेन करूँगा ना, तो फिर वो इस पर आ जाते ना, अपनी बात पे कायम रहता है ना, ठीक है। फिर आप ही बोलोगे सर कह कुछ नहीं कर कुछ रहा है, तो ठीक है उस पर आ जाओ। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे टिप्स टू स्कोर 100% मार्क्स इन एग्जाम। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आगे तेज़ लेके चलूँगा, ठीक है। सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर मैं तेज़ी से चाहूँगा आगे। अच्छा, टिप्स टू स्कोर 100% मार्क्स इन एग्जाम। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चार्ज क्या चीज़ है, फोर्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है, आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, सबके कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। जैसे मुझे आते हैं थोड़े बहुत, मुझे थोड़े बहुत आते हैं, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, ये याद रखना। कभी भी मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा और ना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप भी नहीं किया करो अपनी तारीफ़, हमेशा आजिज़ी दिखाया करो, मतलब अपने आप को लो रैंक पे रखा करो। हाँ, दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ ना करो, ठीक है। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करूँगा ना, मुँह मियाँ मिट्ठू लगूंगा। अब मुँह मियाँ मिट्ठू क्या होता है? अपनी तारीफ़ अपने मुँह से, जो कि कभी अच्छी नहीं लगेगी। मैं बोलूँ मैं उड़ सकता हूँ, आप क्या बोलोगे? हाँ सर, ख्यालों में, ख्वाबों में, वो सब उड़ रहा है, लेकिन अपनी तारीफ़ खुद ना करो। हाँ, अगर आप में से कोई बोले सर उड़ सकते हैं, तो बेशक, अब मैं तो खुद भी नहीं उड़ सकता, ये तो मैं भी नहीं कहूँगा, ठीक है। तो अपनी तारीफ़ खुद नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझ के याद रखना, बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान है। अच्छा, ये मार्कर अच्छा है वैसे, जिस कंपनी का भी है इसको भी डिस्कस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे इस मार्कर को, क्योंकि राइटिंग देखो कितनी अच्छी हो रही है, लिखने में आसानी हो रही है। अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्या है? न्यूमेरिकल सॉल्व ज़रूर करा करो। देखो, जो बच्चे ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस के जो डेफिनेशंस होती है उसके आंसर्स लिखते हैं, तो वो फिजिक्स में चीते हो जाते हैं, चीते। तो न्यूमेरिकल सॉल्व किया करो और डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट को दोहराते रहा करो, ठीक है। अच्छा, सॉल्व न्यूमेरिकल यहाँ भी है, वहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम से ये मुराद है कि जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स गिवन हो वो करते रहा करो और कॉन्सेप्ट को समझते रहा करो, ठीक है। और सॉल्व न्यूमेरिकल तो वो तो करना ही है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे फिजिक्स बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है फिजिक्स, क्योंकि अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों का इंट्रोडक्शन है। तो अभी आपको 9 मैट्रिक में सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी सवालात ज़्यादा देखने के लिए मिले, न्यूमेरिकल कम, लेकिन फर्स्ट ईयर से देखना आप सेम ही टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको आएंगे पेपरों में, तो इसीलिए यहाँ है। अच्छा, रिमेंबर द फार्मूलाज। अच्छा देखो, फार्मूलाज इसके नहीं भूलना। अब जैसे कि आपके पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, चार्ज का फार्मूला कैपेसिटर्स में निकालने का, Q इज इक्वल टू CV। अब आप लिख रहे हो C इज इक्वल टू QV, लिखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन एक गलत है एक सही है। तो ये बात है कि फार्मूले इसके बड़े जो है ना गड़बड़ करते हैं, याद करके जाते हैं 1 इज इक्वल टू 2 3 और बन जाता है 2 इज इक्वल टू 3 4। तो भाई फार्मूले इसके याद रखना, फार्मूले नहीं भूलना। बाल तो मेरे ख़राब हो गए, बाल को छोड़ते हैं, काम करते हैं, वरना फिर काम नहीं होगा हमारा, ठीक है।
मैं देखो मैं आपको बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ और ख़ुशी से पढ़ाता हूँ, कोई भी बर्डन लेके नहीं पढ़ाता मैं आपको कि भाई जल्द से जल्द लेक्चर करूँ, जल्द से जल्द ख़त्म हो। नहीं भाई, आप लोग वैल्यूएबल हो, आपकी अपनी वैल्यू है, ठीक है। आप इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अच्छे अच्छे पोस्टों पे जाके बैठोगे। आने वाले वक्तों में कौन होगा डॉक्टर, आने वाले वक्तों में इंजीनियर कौन होगा, आने वाले वक्तों में पॉलिटिशियंस कौन होगा, आने वाले वक्तों में न्यूज़ एंकर्स कौन होगा, आने वाले वक्तों में कौन आलिम होगा, कौन हाफिज़ होगा, आप ही लोग होंगे। आप ही लोग आने वाले वक्तों में आलिम बनोगे, हाफिज़ बनोगे, आर्मी में जाओगे, फ़ौज में जाओगे, पुलिस में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, टीचर बनोगे, इलेक्ट्रिशियन बनोगे। इलेक्ट्रिशियन बनना है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना। सिर्फ उन्हें इलेक्ट्रिशियन में सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कहते हैं, अक्सर मजाक में कहते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे, मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे। आप ही लोग आने वाले वक्तों में मुल्क का फ्यूचर बनोगे। आप ही ये जो 3-4 लाख बच्चे पेपर दे रहे हो, यही तो फ्यूचर है मुल्क का। तो अपने ऊपर भरोसा रखा करो, ठीक है बस। अच्छा आप आ जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वरना आप लोग बोलोगे। अच्छा डोंट राइट लेंथी आंसर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा देखो क्वेश्चन शॉर्ट है, अभी जैसे मैंने बताया था, मैंने बोला डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, आपने एक्सप्लेन कर दिया तो मैं उसके नंबर नहीं दूंगा। एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट अच्छी बात है, पेपर में ज़रूरी नहीं है, तो जितना कहा जा रहा है उतना जवाब दो। डिफाइन कहा है तो डिफाइन, एक्सप्लेन कहा है तो एक्सप्लेन, डेरिवेशन मांगी है तो डेरिवेशन नहीं मांगी है तो डेरिवेशन नहीं, डायग्राम मांगी है तो डायग्राम, वरना नहीं। ऐसा नहीं करो, क्योंकि देखो जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ उन सब में कहीं ना कहीं डायग्राम है। चार्ज में डायग्राम है, फाइबर में डायग्राम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डायग्राम है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डायग्राम है। तो सबकी डायग्राम बनाओगे तो पेपर पूरा कब करोगे? तो जहाँ डायग्राम कहा जाए वहीं डायग्राम बनाना शॉर्ट में। अच्छा रिवाइज डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस का मैंने ऊपर भी कहा था, यहाँ भी बता रहा हूँ, डेफिनेशंस को दोहराते रहा करो। मैंने क्या पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में कि जब एक पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और चार्ज मूव करता है लो पोटेंशियल से हाई की तरफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे दोहराते रहा करो, ठीक है। अब हो गया ना हिसाब किताब। चलो देखो भाई, गैस पेपर बाय कर लेना, नहीं करें तो, और वैसे भी मैं शेयर करता रहूँगा, लेकिन आप बाय कर लोगे तो आपके पास कॉपीज आ जाएंगी, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अब सब इंपॉर्टेंट ही है, बस फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे चाहें वो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर देख लोगे तो अच्छी बात है, और भी क्वेश्चंस बता दूंगा आगे चैप्टर के, कम बताऊंगा, आगे के ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो MCQs तो भाई पूरे करने हैं, इसमें तो मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, इसमें तो मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। वैसे तो मैं स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूँ, लेकिन इसमें मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूँ कि भाई MCQs पूरे करो, कोई रियायत नहीं। इतना आसान है, कर तो लोगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा शॉर्ट तो शॉर्ट ही है भाई, शॉर्ट है। अच्छा शॉर्ट कौन से सर? शॉर्ट करने कौन से, ये तो बताएं। अच्छा तो सुन लो भाई, फिर ये भी सुन लो आप। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, अलग अलग चीज़ है। जैसे एक बच्चे का नाम है बासित, दूसरे का बच्चे का नाम भी है बासित, एक का नाम है बासित अली, एक का नाम है बासित हसन, अलग अलग है ना। तो बस इससे समझ जाओ, और ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अच्छा शॉर्ट तो बताया नहीं मैंने, 4। अब इसके बाद मैं किसी भी में 4 नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन सब में कम बताऊंगा, ठीक है। स्टेट अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ एक्सपीरियंस और टॉर्क करना, और इसकी डेरिवेशन भी देखना। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय अ मूविंग कॉइल, ठीक है, और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, स्टेट लेंस लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो सर ये तो 5 हो गए, तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना, याद नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन कर लो। ट्रांसफार्मर आपको आता है, खुद भी कर लेना, ठीक है, समझ लेना। ये हो गया आपका। अच्छा न्यूमेरिकल की तरफ आ जाओ, न्यूमेरिकल बताते हैं। अच्छा बाकी वीडियो में बाकी नमाज के बाद बनाता हूँ, तो फिर नमाज के बाद करते हैं, ठीक है। तो अपनी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू रखते हैं। आई होप मैंने शॉर्ट चारों के चारों बता दिए होंगे, अगर नहीं बताएं तो सुन लो, मुझे उम्मीद है मैंने बता दिए होंगे। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्टेट दैट अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अच्छा ये हो गया फैराडे लॉ, लेंस लॉ, ठीक है। ये और मैंने कहा था कि ये जो आपके पास ट्रांसफार्मर है इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूर, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल की तरफ आ जाओ। न्यूमेरिकल इसमें आपके पास एक ही आएगा, ये डायग्राम वाला न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है, एक्सप्लेन कर आ जाए तो आ जाए, ठीक है। अच्छा पहले न्यूमेरिकल कर लेना, अ वायर कैरिंग 4 एम्पेयर करंट एंड हैज़ लेंथ ऑफ, यानी ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है बेसिकली, ठीक है। अच्छा उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 कर लेना,
मैं 3 न्यूमेरिकल बताऊंगा इसके अंदर से, ठीक है, क्योंकि तीनों में से आने के चांसेस है। अच्छा, सीक्वेंस वाइज है, न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइट, ठीक है। अ ट्रांसफॉर्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन, बस ये 3 न्यूमेरिकल है। अच्छा, लॉन्ग इससे मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ ताकि आप बच्चों को भी आसानी रहे, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आता है इसका, इसलिए। अच्छा, गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड राइट इट्स ऑल फार्मूलाज ओनली नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड। कोई भी डेरिवेशन नहीं चाहिए तो नहीं देना, क्योंकि डेरिवेशन नहीं कराई गई है इसलिए। अच्छा, अब आ जाओ जल्दी से करते हैं अपने चैप्टर्स को कंप्लीट। इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ज़िंदगी आसान हो गई। इन्जॉय देयर इज़ नो न्यूमेरिकल, ठीक है भाई, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, मैंने ही लिखा था ये, ठीक है। MCQs आपने वही 10 करने हैं, हाँ। शॉर्ट आप स्टूडेंट्स ने करने हैं, चलो 2 कर लो, ठीक है, 2 ही कर लो, बहुत है। और न्यूमेरिकल कोई नहीं करने आपने इसमें। लॉन्ग में बता देता हूँ करने या नहीं करने। शॉर्ट देख लो कौन से करने हैं। डेमोस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक इमिशन विद अ डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कैथोड एक्सप्लेन द कैथोड रे, अच्छा ये नहीं, हाँ। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कर लेना, 2 कर लेना बस ये क्वेश्चंस, बाकी इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मैंने बताया नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने ना एक्सप्लेन नैंड एंड नॉर गेट विद टेबल एंड डायग्राम। देखो, अगर टेबल नहीं बना रहे, डायग्राम नहीं बना रहे, डायग्राम से मुराद ये है कि वो जो इस तरह से करके बना हुआ था ना, इस तरह से करके बना हुआ था, ये इसकी जो है डायग्राम्स थी, तो ये इसको याद रखना। एक कर लो क्वेश्चन नंबर 1, बस। ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ इससे, क्योंकि भाई आप, मैंने कहा था मैं आगे कम करवाऊँगा ताकि आप स्टूडेंट्स को भी थोड़ा रिलीफ मिले, रिलैक्स मिले, वरना ऐसा ना हो कि आप लोग डिसहार्ट हो जाओ, सर इतना तो बता दिया फिर बचा ही क्या है, ठीक है। तो बेशक अभी भी बहुत कम बताया है मैंने, इससे भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं क्वेश्चंस, लेकिन मैंने कहा चलो यार जितना मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकता हूँ लगा लेता हूँ, ताकि आप लोगों का आसान हो जाए ना पेपर। शॉर्ट आप इससे कर लेना, सिर्फ 3 कर लेना, ज़्यादा नहीं करो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कर लो। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये कर लो। और डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कर लो, ठीक है। बाकी रैम रोम के दरमियान डिफरेंस आपको आता होगा, आपने पहले पढ़ लिया है 9 में, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल इसमें से कोई नहीं है, मज़े आ गए। अच्छा, बस एक लॉन्ग इससे कर लो, इससे भी एक लॉन्ग कर लो, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल ही नहीं है तो फिर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लगवाऊंगा इसे। गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव, नहीं ये नहीं करो, ये नहीं करो। व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये नहीं करो। बस एक सबसे पहले कर लो, ब्रीफली एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। मैंने कहा था ना ऑप्टिकल फाइबर में आगे बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले से लगा रखा था उससे, तो इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। बस ये 4 क्वेश्चन इससे कर लो। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये उसी टाइप का है जो आपने फर्स्ट 9 में पढ़ा था, उसी टाइप का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। इन 2 चैप्टर को अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन ना छोड़ना, कुछ ना कुछ तो हाउ नो होनी चाहिए। अच्छा, इससे आपको शॉर्ट करने हैं 4, ठीक है। मैं लॉन्ग इससे नहीं बताऊंगा, कोशिश करूंगा लॉन्ग ना बताऊं, ठीक है। राइट, एक्सप्लेन आइसोटॉप्स, राइट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, पहला हो गया। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एटम, दूसरा हो गया। एलिमेंट्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं आप लोगों को, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वाई वॉज इट्स प्रपोज दैट मोस्ट एटम पजेस एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है, तीसरा हो गया। और चौथा, बस ये शुरू के 4 कर लो, बल्कि एक काम करो 3 ही करो, इससे ज़्यादा नहीं करो। ये आपको चैप्टर पहले से ही आप 9 में पढ़ चुके हो, तो 1 2 4 बस ये 4 कर लो। 1 2 4 बोला ना, हाँ 1 2 4 कर लो, बस 1 2 4 हो जाओ, ठीक है। लॉन्ग नहीं करो, ना ही लॉन्ग करो, न्यूमेरिकल वैसे ही नहीं है, और लॉन्ग कोई नहीं करो, इससे ज़रूरत नहीं है, चल जाएगी ज़िंदगी में। बस अब आखिरी चैप्टर, उसके बाद वीडियो को करते हैं ख़त्म। 44 मिनट हो गया, क्योंकि इसको एडिट भी करना है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा एडिट होने में। अच्छा, अब इससे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कराना था मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को थोड़े से जल्दी में समझा दिए थे, तो बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मैं इसको फिर कराऊंगा इंशाल्लाह। डिफाइन द टर्म रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। शॉर्ट की तरफ आओ, जल्दी से भागे भागे शॉर्ट करो, इसमें से सिर्फ 4 न्यूमेरिकल मैं बताता हूँ, सिर्फ एक बताऊँगा।
डिफाइन द टर्म रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज मीन बाय गामा रे, व्हाट इज अ स्टेबल एलिमेंट, अनस्टेबल एलिमेंट, और हाफ लाइफ। वट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये 4 बस, शुरू के 4 और नहीं करना, ठीक है। हज़ार्ड वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर वो आ जाए हज़ार्ड पूछ लें तो आप अपने पास से लिख सकते हो, मसला नहीं है। न्यूमेरिकल 1 कर लो इससे, सिर्फ लॉन्ग इससे नहीं करना, ठीक है। मैं लॉन्ग नहीं बता रहा हूँ इससे, आपको नहीं करो लॉन्ग। न्यूमेरिकल 1 करो, और वो मैं बता देता हूँ कौन सा वाला है, हाउ लॉन्ग। थोड़ा सा मुझे टाइम दो। हाँ, तीसरा वाला है न्यूमेरिकल, इससे सिर्फ 1 करो, ठीक है। न्यूमेरिकल 1 करो, वो मैंने समझा दिया था, 1 कर लो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 36 ग्राम ऑफ RA रेडियम 226 टू लीव 4.5 ग्राम, द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप्स इज। ये कर लेना, ये मैंने समझाया था, बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझाया था, तो इसे कर लेना। तो ये कुछ था आपका गैस पेपर और उसकी समरी। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपसे बातें करूंगा यहाँ पर, मतलब 1 मिनट आपका लूँगा, उसके बाद आपको कहता हूँ कि भाई आप चाहे करो। जो मैंने करवाया है उसे लिख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है, सबसे पहली बात। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं गैस पेपर में, अगर आप उसमें से और भी कुछ करना चाहो, आपने ऑलरेडी कर रखे हो क्वेश्चंस, तो आप मज़ीद भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताए हैं वो पत्थर की लकीर है उसी को करोगे, और भी ज़्यादा कर सकते हो। टिप्स जो मैंने बताई हैं उसको ध्यान रखना ताकि अच्छा नंबर आ जाए। और बाकी ये है कि भाई मैंने जो कहा था आपको कि अगर आपको रिप्लाई आने में थोड़ा भी लेट हो रहा है तो उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन आपको सेम डे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हमें सपोर्ट करते रहिए, कांटेक्ट में रहिए, और अगर नोट्स या गेस्ट पेपर चाहिए तो डायरेक्ट फ़ीस पे करके बताएं, हमें दे देंगे आपको। आपको पता है हम 2-3 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ भी फ्रॉड नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आपको रिफ़ंड भी हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका 1 रुपया भी हमारे ऊपर अमानत है, आपका हमारे ऊपर कर्ज है। अगर उसका आपको जो है वो जो आप चाहते हो नहीं मिलेगा तो फिर वो हमारे लिए किसी फ़ायदे का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए 200 गैस पेपर की फ़ीस है, यहाँ लिख लो, 200 गैस पेपर की फ़ीस है, 500 तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस है। क्लास 9 के भी 200 की फ़ीस है, क्लास 10th की भी 200 फ़ीस है, क्लास मैट्रिक के भी नोट्स की 200 फ़ीस है, अलग अलग, ठीक है। एक सब्जेक्ट की बात नहीं करो, तमाम सब्जेक्ट की, पूरे क्लास की, ठीक है। तो ये है, और फिर डायरेक्ट पे करके बताओ, इंशाल्लाह सेंड कर देंगे। तो अगर कुछ ना समझ में आए पूछ लेना, मैं गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।